जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपको आपका अपना ग्रुप डिस्कशन चैनल प्रैक्टिस वाला में। तो उम्मीद करते हैं आप जो सिलेबस दिया जा रहा है, डेली का जो टास्क दिया जा रहा है उसको अच्छा से पढ़ रहे होंगे और डेली इस वीडियो में भाग ले रहे होंगे। तो चलते हैं फिर आज नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि आज का जो टास्क दिया हुआ था, होमवर्क दिया हुआ था, उसी को सुनते हैं। बताइएगा, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है? तो उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आगे जब क्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसका क्या होता है? उसका अपचयन होता है। आगे है, किस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है? तो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि छोटे छोटे जो अभिकर्मक है वो टूटकर उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है। आगे है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो इस अवक्षेप का जो रंग है वो पीला होगा। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इस परत का जो रंग है वो काला होता है। आगे है, चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन दिया हुआ है, पहला जो कथन है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। दूसरा है कि बुझे हुए चूने के विलयन से दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद जो है दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो दोनों के दोनों जो कथन वो सही साबित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? तो कॉपर पृथक होगा। क्या होगा? कॉपर पृथक होगा। अगला है कि तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। आगे है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया जन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे है कि अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड विलयन के से जो है पृथक हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? तो H2O जो है, H2S क्या है? एक अवकारक है। आगे है, बोरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलने पर पात्र जो है ठंडा हो जाता है। तो इस किस्म अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण मानेंगे? तो ये जो उदाहरण है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। बताइएगा कि भोजन का पचन तथा पकाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना तथा पकाना जो है दोनों जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समीकरण के बाएं और दाएं और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण कैसा है? जब दोनों तरफ समान है तो यह संतुलित अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह एक अपघटन अभिक्रिया है। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे है, आगे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, अम्ल को जल द्वारा तनु करना जो है यह जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जा सकता है? तो जो है कि
अगर बहुत दिन तक सुरक्षित रखना है किसी तेल को तो उसके लिए खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, है ना। और तब बताइएगा कि जो पैकेट होता है चिप्स का पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, आगे है कि एक हल्के हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर हम दम घुटने वाली गैस निकलती है और भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो यह एक अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो चूने का पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। किसी पदार्थ का अपचयन होता है यदि उसमें क्या होगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, है ना। यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो जो पदार्थ में क्या हो गया, अपचयन हो गया। पुताई की गई दीवार, है ना, पुताई की गई दीवार के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकता दिखाई देती है। किसके कारण, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। जब मैग्नीशियम रिबन, है ना, सवाल है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, तो कौन सा होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होगा। आगे है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे सवाल है कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से, है ना, रेगमाल से रगड़कर या रुमाल से रगड़ के, है ना, रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाने के लिए। ठीक है, आगे है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रकनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का जो धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या है, तो जो धुआं है NO2 गैस है। सवाल नंबर नेक्स्ट, बताइएगा कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा और अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सा अभिक्रिया है, यह अवक्षेपन अभिक्रिया है। उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और ये जो है आपको बता दूं कि NCERT का जो होता है से लिया गया सब सवाल है ना, 9th-10th का। तो अच्छे से जुड़े रहिएगा और डेली जो है होमवर्क को करके आइएगा। अगर आपको पता नहीं कि आपको ये कहाँ से मिलेगा तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो है ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। अब आते हैं भूगोल में। लुसेंट का भूगोल जो कि 125 पेज नंबर में आते हैं। यहाँ पे बताना है भारत की प्रमुख घाटियाँ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी किस राज्य में है, तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है ना। बताइएगा वमा घाटी कहाँ पे है, तो वमा घाटी भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। लाहौल घाटी कहाँ पे होगा, लाहौल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में होगा। मालना घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। स्पीति घाटी कहाँ पे होगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी कहाँ पे है, तो पांगी घाटी भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, कुल्लू घाटी कहाँ है, तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश। किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में। कुल 10 घाटियाँ हैं जो कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। कौन सा, कांगड़ा, चंबा, लाहुल, मालना, स्पीति, पांगी, कुल्लू, सांगला, पार्वती, किन्नौर, ये सभी जो घाटियाँ कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। मरखा घाटी कहाँ पे है, तो मरखा घाटी लद्दाख के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पे, लद्दाख में पाया जाएगा। नुब्रा घाटी कहाँ पे है, लद्दाख में। मरखा घाटी लद्दाख, नुब्रा घाटी लद्दाख। सुरू घाटी कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर। सुरू घाटी लद्दाख में। गलवान घाटी जो है वो लद्दाख के अंदर है। गलवान घाटी कहाँ पे है, लद्दाख में। सुरू घाटी लद्दाख के अंदर है। नुब्रा घाटी जो है लद्दाख में। मूर्खा घाटी कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर है। गलवान घाटी लद्दाख। दून घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। दून घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। जोहार घाटी कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में। जोहार घाटी उत्तराखंड। फूलों की घाटी किस कहाँ पे है, उत्तराखंड में। फूलों के घाटी, जोहार घाटी, दून घाटी। फूलों घाटी, जोहार घाटी, दून घाटी, तीनों घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। गलवान घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी जो बोलेंगे तो कहाँ पे होगा, लद्दाख के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मोर घाटी अगर बोलेगा तो मोर घाटी भी जो है आपको सौर घाटी बोलेगा तो वो भी उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। इसके बाद है थर्मा घाटी। कौन सा, थर्मा घाटी। तो थर्मा घाटी भी जो है आपको, धर्मा घाटी नोट थर्मा, धर्मा घाटी जो है उत्तराखंड। भलांग घाटी ये भी उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। थुमथांग, युमथांग घाटी कहाँ पे होगा, सिक्किम। युमथांग
सिक्किम के चुम्बी घाटी सिक्किम में, उमथांग घाटी सिक्किम, चुम्बी घाटी सिक्किम। जुके घाटी बोलेगा तो नागालैंड। जुके घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में है। अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ पे हो गया? आंध्र प्रदेश में। अराकू घाटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। गंडी कोटा घाटी है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। गंडी कोटा घाटी आंध्र प्रदेश, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश। कंबम घाटी, कंबम घाटी कहाँ पे? तमिलनाडु। कंबम घाटी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। शांति घाटी कहाँ पे है? केरल। शांति घाटी कहाँ है? केरल। शांति नहीं, शांत घाटी है ना। शांत घाटी जो हो गया कहाँ पे? केरल में हो गया। न्योरा घाटी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। न्योरा घाटी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। वराक घाटी कहाँ पे? असम में। वराक घाटी कहाँ पे है? असम में है। अगर बताइएगा कश्मीर घाटी कहाँ पे है, तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, नाम से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। डोंग घाटी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। डोंग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं ना। आगे है भारत की नदियाँ। बताइएगा कि सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थान क्या है? तो सिंधु नदी के जो उद्गम स्थान है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है सानो ख्वाब हिमनद से। कहाँ से? सानो ख्वाब न हिमनद से निकलती है। कौन? सिंधु नदी तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास में जो है सानोख्या वाब हिमनद से निकलती है। और इसका जो मुहाना है वो अरब सागर है। कौन सा? अरब सागर में गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है कितने हैं? 2880 किलोमीटर। कितने? 2880 किलोमीटर है। वहीं भारत में अगर बात करें तो ये जो है 1114 किलोमीटर। कितने? 1114 किलोमीटर है। सही है। इसमें जो है जास्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीकर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम नदी जो है किसमें मिल जाती है। ठीक है। आगे बताइएगा झेलम नदी। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ पे हो जाएगा? तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है वो बेरीनाग जो कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील में है ना। बेरीनाग जो कश्मीर में है ना, उसके समीप में शेषनाग झील, यानी कि शेषनाग झील से कौन निकल रहा है? झेलम नदी। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ है? चिनाब नदी में है ना। झेलम नदी का मुहाना किस में है? चिनाब नदी में है। इसका जो कुल लंबाई है वो भारत में 400 किलोमीटर है तथा टोटल लंबाई जो हो गया 724 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। कितने? 724 किलोमीटर हो जाएगा। इसका विशेष बात यह है कि श्रीनगर में शिकारा या वज्रे चिलाए जाते हैं, ठीक है ना, इसके नाम से जाना जाता है। आगे है रावी नदी। रावी नदी जो है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप जो है ये निकलती है ना। रावी नदी जो है कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। और इसका जो मुहाना है चिनाब नदी है। कौन सा नदी? चिनाब नदी हो जाएगा। रावी नदी का मुहाना कौन होगा? चिनाब नदी। झेलम नदी का मुहाना चिनाब नदी। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर, ठीक है। और इसका जो कुल लंबाई है किसका? रावी नदी का जो कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर हो जाएगा। कितने? 725 किलोमीटर हो जाएंगे। सही है। आगे बढ़ते हैं चिनाब नदी। चिनाब जो है चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। और इसका जो मुहाना हो जाएगा वो सिंधु नदी हो जाएगा, है ना। चिनाब नदी जो है चंद्र तथा भागा से निकलती है। चंद्र तथा भागा जो है इसका उद्गम स्थान है। और इसका जो मुहाना कहेगा तो कहाँ पे जाती है? सिंधु नदी में इसका मुहाना हो जाएगा, ठीक है ना। चिनाब नदी में किस किस का मुहाना है? तो क्या झेलम और रावी का जो मुहाना चिनाब में, और चिनाब का मुहाना सिंधु में, और सिंधु का मुहाना अरब सागर में हो जाएगा। बात करते हैं सतलज। तो सतलज जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित उच्च राकस ताल, कहाँ पे? राकस ताल, है ना। राकस ताल से जो है कि निकलती है। और इसका जो ऊंचाई समुद्र तल से है 45,055 मीटर है। 4555 मीटर हो जाएगा, 1000 नहीं, 4555 मीटर की हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मुहाना बनेगा वह पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। इसका जो लंबाई बात करें तो लगभग 1050 किलोमीटर जो है भारत में हो जाएगा। आगे है गंगा नदी। गंगा नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलकर समुद्र तल जो इसका हो जाएगा 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर से निकलता है। और इसका जो संगम है यानी मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। इसका बात करें लंबाई का तो 25 जो है कि भारत में निकल के भारत में ही समाप्त हो जाता है। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं जो भारत की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है वो कौन है? तो गंगा हो जाता है, ठीक है। और इस भी ठीक है। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का जो सम्मिलित नाम है। गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों के एक सम्मिलित नाम है जिसको हम गंगा कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ज्योग्राफी खत्म होता है इस प्रकार से।
अब आते हैं भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। चलिए साइंस में आ जाते हैं, भौतिक विज्ञान। बताइएगा अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो यह जो है पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पलवन के सिद्धांत पर काम करता है। समान जल के अपेक्षा समुद्र जल का घनत्व कैसा होता है? तो समान जल के अपेक्षा जो है समुद्र जल का जो घनत्व है वो अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? तो इसमें तैरना आसान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहे किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है। बताइएगा जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल कैसा रहेगा? बढ़ जाएगा, एक समान रहेगा या घट जाएगा? तो जो है कि बढ़ता नहीं है ना, पहले के समान ही रहता है। बताइएगा नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक का जो है घोल है ना, अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक जो है के घोल में जो अंडा क्या होता है? तैरने लगता है। बताइएगा दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। मित केंद्र है ना, मित केंद्र क्या है? तो तैरती हुई वस्तु या विस्थापित गुरुत्व के गुरुत्व केंद्र का उत्प्लावन केंद्र को ही मित केंद्र के नाम से जाना जाता है। बताइएगा एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कौन सा बल कहेंगे? तो सहसंजक बल कहेंगे। ठीक है,